Okay, so we were remaining with just one point, right? Quickly come to this page. Restitution. ये मैंने आपको कहा था कि एक ही पॉइंट बचा है which we'll study today. ठीक है, अब ध्यान से पढ़ना. This is a slightly important point from theoretical point of view. ठीक है, restitution oblique compensation possible. ठीक है, let us see what does this mean. Restitution means returning any benefits received under the contract. ठीक है, restitution का इन्होंने मतलब बताया है कि what does it mean, returning the benefits if you have received any. okay, benefits को return करना. अब हम benefits को return क्यों कर रहे हैं? फर्स्ट देखो, अगर माइनर ने कुछ गुड्स ऑब्टेन किए हैं क्रेडिट पर, ठीक है, तो फर्स्टली उसने जो कॉन्ट्रैक्ट किया है ये वैलिड है क्या? माइनर ऑब्टेन्स गुड्स ऑन क्रेडिट, इज दिस अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? नो, इट इज वॉइड, माइनर इज इनकम्पिटेंट. ओके, अब तो आई राइट हियर माइनर और मिस्टर ए. तो मिस्टर ए ने इसको गुड्स दिए हैं, ठीक है, सो मिस्टर ए हैज गिवन हिम द गुड्स. अब माइनर इसको पे करेगा क्या? बताओ, विल माइनर पे हिम? यस और नो? नो, ऑब्वियसली नो. व्हाई? बिकॉज दिस इज अ void agreement rather, right? ये void agreement है. अब देखो, इसका तो घाटा हो गया, मिस्टर ए का तो घाटा हो गया, right? अब उसको उसके लिए देखो क्या लिखा है, its payment cannot be enforced. माइनर उसको पे करेगा क्या मिस्टर ए को? नहीं, तो पेमेंट cannot be enforced. बट यहां से इंपॉर्टेंट है, बट गुड्स कैन बी रिकवर्ड इफ स्टिल इन पोजेशन ऑफ द माइनर. मतलब क्या? But goods can be recovered if still in possession of the minor. अब देखो, I'll just frame this example. अब मैंने यहाँ पर आपको क्या बताया कि ये इसको पे करेगा क्या? The answer is no, पे नहीं करेगा. ठीक है, अब इसने तो गुड्स दे दिए, तो मिस्टर ए का तो घाटा हो गया, करेक्ट? तो अब will minor pay him? The answer is no. अब क्या कह रहे हैं? As Mr. A has suffered a loss. ओके, और मान लेते हैं, एक अजम्पशन कर लेते हैं कि मिस्टर ए को पता नहीं था कि ये माइनर है. ठीक है, मिस्टर ए को पता नहीं था, तो मिस्टर ए की कोई गलती हुई क्या? हाँ, उसको चेक करना चाहिए था, नो डाउट, बट देन उसने कुछ इंटेंशनली नहीं किया. मिस्टर ए को नहीं पता था कि ये माइनर है. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, माइनर इसको पे तो नहीं करेगा, ये तो श्योर है, माइनर विल नॉट पे हिम. बट अगर उसके बाद जब मिस्टर ए को पता चलता है कि भाई ये तो माइनर है और मुझे इसको गुड्स नहीं देने चाहिए थे, पर अब तो गुड्स पहुंच गए हैं माइनर के पास, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, अगर उसके बाद जब मिस्टर ए को पता चलता है दैट दिस पर्सन इज अ माइनर और माइनर के पास गुड्स पड़े हुए हैं, सो गुड्स कैन बी रिकवर्ड. तो ये वापस से गुड्स माइनर से लेके मिस्टर ए के पास चले जाएंगे. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? इफ स्टिल इन पोजेशन. इफ मान लो अगर माइनर ने वो गुड्स खा लिए, तो कहां से आएंगे गुड्स? गुड्स रहेंगे क्या फिर? नहीं, इसलिए वर्ड क्या लिखा है? इफ स्टिल इन पोजेशन ऑफ द माइनर. एक बार माइनर ने कंज्यूम कर लिए तो उसके पैसे देगा क्या? नहीं, पैसे तो वो देगा नहीं, ये बात तो श्योर है. बट अगर गुड्स उसके पास, माइनर के पास इंटैक्ट पड़े हुए हैं, तो वापस उसको गुड्स उठा के मिस्टर ए को दे देगा. ठीक है, तो सो दैट मिस्टर ए का जो नुकसान हो रहा था वो अब नुकसान नहीं होगा. अच्छा, अगर गुड्स पड़े हैं तो ही देगा वो. अगर उसने गुड्स खा लिए तो दूसरे से खरीद के देगा क्या मिस्टर ए को? नहीं. तो यहाँ पर कंडीशन क्या है? इफ स्टिल इन पोजेशन विद द माइनर. ठीक है, रीड द पॉइंट अगेन. वापस से पॉइंट पढ़ लो. अगर माइनर किसी से गुड्स लेता है तो उसको पे करेगा क्या? नहीं, इट्स पेमेंट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, ये तो चलो श्योर है. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? बट उसके पास अगर गुड्स एज इट इज पड़े हैं, सो गुड्स कैन बी रिकवर्ड इफ स्टिल इन पोजेशन ऑफ द माइनर. तो हर छोटी चीज को इंटरप्रेट करना सीखो. ओके, जस्ट डू नॉट रीड इट विदाउट अंडरस्टैंडिंग. सो दिस इज पॉइंट नंबर 1. ठीक है, पॉइंट नंबर 1 में हमने क्या पढ़ा? अगर माइनर के पास गुड्स वैसे के वैसे पड़े हैं तो वो रिटर्न कर देगा उसको. ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो. अब मैंने यहां पर आपको अज्यूम क्या करने के लिए कहा कि मिस्टर ए को नहीं पता था, राइट, कि ये माइनर है. पॉइंट 2 देखो, माइनर मिस रिप्रेजेंट्स हिज एज. मतलब यहाँ पर माइनर ने फेक बोला, ही फेक्ड हिज एज, मतलब वो एक्चुअली में 14 साल का है, पर उसने क्या कहा? आई एम 22 years. सो ही मिस रिप्रेजेंटेड हिज एज, राइट. उसमें देखो क्या होता है,
अगर उसने मिस रिप्रेजेंट करके ही गेट्स अ कार ऑन क्रेडिट, उसने किसी से कार खरीद ली, किसने कार खरीदी? माइनर ने, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखती हूँ माइनर एंड मिस्टर ए। तो मिस्टर ए ने इसको क्या बेची है? कार बेची है, ठीक है। ये एक्चुअली में तो माइनर है, राइट। उसके बाद देखो आगे क्या हुआ, कार कैन बी रिकवर्ड इफ इन हिज पोजेशन। यहाँ पर भी सेम चीज बोल रहे हैं कि अगर इसके पास कार है तो ये वापस कार माइनर मिस्टर ए को दे देगा। व्हाई? बिकॉज मिस्टर ए को भी यहाँ पर नहीं पता था। दोनों केसेस सिमिलर हैं, बोथ केसेस आर सिमिलर, कि यहाँ पर भी उसको मिस्टर ए को नहीं पता था दैट ही वाज अ माइनर, राइट। ओके, अब अगर कार उसके पास है सो कार कैन बी रिकवर्ड, कार वापस से माइनर से लेके मिस्टर ए के पास चली जाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है, अब यहाँ पर सिचुएशंस आ रही हैं, सिचुएशंस को ध्यान से पढ़ो। व्हाट इज इट रिटन? इफ कार इज सोल्ड, मतलब क्या माइनर ने किसी थर्ड पार्टी को कार बेच दी, माइनर ने कार ये किसी थर्ड पर्सन को बेच दी, उसके बाद क्या होगा? इफ द कार इज सोल्ड एंड माइनर हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम द सेम कैन बी रिकवर्ड, मतलब क्या? कैन समवन इंटरप्रेट दिस? अब देखो यहां पर है मिस्टर ए, यहां पर है माइनर, ठीक है। मिस्टर ए ने इसको कार बेची है, यहां तक तो सबको समझा है। अब कार किसके पास है अगर मैं आपसे पूछूं तो? माइनर के पास है कार, करेक्ट। अब इसको रियलाइजेशन होने से पहले माइनर ने किसी वाई को कार सेल कर दी, ओके। अब कार किसके पास है? वाई के पास है, थर्ड पर्सन। अब कार इसने खरीद ली तो ये पैसे देगा, पैसे किसको देगा? तो आई राइट हियर पेमेंट, तो वाई माइनर को पे करेगा, करेक्ट। अब माइनर के पास क्या है? पैसे हैं माइनर के पास, ये पैसे कहां से आए हैं? कार बेच के, ओके। सो यहाँ पर क्या लिखा है, मैं वापस सेंटेंस पढ़ रही हूँ। इफ कार इज सोल्ड माइनर हैज रिसीव्ड मनी, अभी पैसे किसके पास है? माइनर के पास है, ठीक है। द सेम कैन बी रिकवर्ड, मतलब क्या? अब मिस्टर ए इससे पैसे ले सकता है क्या? द आंसर इज यस। जो उसने उसको कार बेच के जो पैसे कमाए, ये माइनर यही पैसे ए को दे देगा, ठीक है। क्लियर है? मैं वापस से लाइन पढ़ रही हूँ, ध्यान से देखना। देखो क्या लिखा है, इफ कार इज सोल्ड माइनर हैज रिसीव्ड मनी फ्रॉम द सेल द सेम कैन बी रिकवर्ड, फिर वो पैसे उठा के किसको दे देगा? मिस्टर ए को दे देगा, ठीक है। दूसरा सिचुएशन पढ़ो। ये यहां पर इस केस में माइनर ने क्या किया था? कार बेच दी थी, करेक्ट, ओके। अब दूसरा सिचुएशन पढ़ते हैं यहां से। इफ ही हैज परचेज्ड समथिंग एल्स विद द मनी, सुनो अब क्या हुआ था। यहां पर है माइनर, यहां पर कौन था? मिस्टर ए था। मिस्टर ए ने इसको क्या दिया था? कार। ये माइनर ने किसी वाई को बेच दी थी, करेक्ट। तो वाई पे करेगा, किसको पे करेगा? तो यहां पर मैं लिख देती हूँ वाई ने इसको पे किया। अब माइनर के पास क्या है? पैसे, राइट। थर्ड सिचुएशन में क्या बोल रहे हैं, अब माइनर के पास पैसे आ गए, ये माइनर ने वो पैसे से कुछ खरीद लिया है, समझ रहे हो? कौन से पैसों से? फ्रॉम सेल प्रोसीड्स, राइट, एम आई राइट? तो माइनर हैज परचेज्ड समथिंग फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स। उस केस में देखो क्या होगा, if he has purchased something else with the money the car dealer can still follow up, ठीक है। if money is spent and nothing can be recovered there is no personal liability। अब अगर सपोजिटली मैंने आपको क्या कहा, माइनर ने वो पैसों से कुछ खरीद लिया है, तो जो खरीदा है ना वो मिस्टर ए को दे देगा, ठीक है। जो भी चीज खरीदी है वो मिस्टर ए को दे देगा। व्हाट डू यू मीन बस दिस? द कार डीलर कैन स्टिल फॉलो अप, कार डीलर उसको बोलेगा तूने जो चीज खरीदी है ना वो मुझे दे दे, ठीक है। अब ये हो गया सेकेंड सिचुएशन। अब थर्ड सिचुएशन यहां से स्टार्ट होती है। इफ मनी स्पेंट एंड नथिंग कैन बी रिकवर्ड, मतलब क्या? जो माइनर को सेल प्रोसीज आए ना उसमें से उसने एप्पल्स ले लिए और सारे एप्पल्स खा लिए, ठीक है। तो अब कुछ रिकवर हो सकता है क्या? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, देयर इज नो पर्सनल लायबिलिटी ऑफ माइनर, फिर मिस्टर ए पैसे भूल जाएगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट वापस से पढ़ लो, इसमें से कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा बट इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जस्ट थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू।
डन। सो यहाँ पर जो भी हमने सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, दीज ऑल रिलेटेड टू माइनर। ठीक है, कम टू पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड क्विकली। अब आज भी हमको सिर्फ रीडिंग करनी है, करते हैं। अब ये जो पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड है, जस्ट इट इज प्लेन रीडिंग। ठीक है, हम जब वर्ड्स पढ़ेंगे यू विल अंडरस्टैंड। ओके, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड भी कौन होता है? इज ही अ कंपिटेंट पर्सन? क्या ये कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है? नो, ही इज इनकम्पिटेंट। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सेक्शन 11 ऑफ आईसीए रिक्वायर्स दैट अ पर्सन शुड बी ऑफ साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। करेक्ट? अगर किसी को कॉन्ट्रैक्ट करना है सो ही शुड बी ऑफ साउंड माइंड, राइट? ओके, अब टेस्ट फॉर साउंडनेस। अब पता कैसे चलेगा कि तुम साउंड हो या नहीं हो? उसके लिए 2 टेस्ट्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट टेस्ट देखो, ही शुड बी केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। राइट, उसको समझना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट में कौन से आपने टर्म्स लिखे हैं। ही शुड बी एबल टू इंटरप्रेट इट करेक्टली। ठीक है, अगर वो इंटरप्रेट कर पा रहा है मतलब वो साउंड माइंड का है। ये फर्स्ट टेस्ट है। सेकेंड टेस्ट देखो, ही शुड बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। इसे इतना अंडरलाइन करो जितना मैंने किया है। ही शुड बी केपेबल ऑफ फॉर्मिंग अ रैशनल जजमेंट। अगर ये वो दोनों टेस्ट्स, ये जो 2 टेस्ट हैं, अगर ये पास करता है सो ही विल बी कॉल्ड एज अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। व्हाट डू यू मीन बाय रैशनल जजमेंट? आपने 12th स्टैंडर्ड में इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा था क्या? लॉ ऑफ डीएमयू। क्या था लॉ ऑफ डीएमयू? बताओ जरा। अभी तो हाँ बोला आपने। व्हाट इज डीएमयू? यस, यू कैन कॉल इट एज अ नॉर्मल पर्सन। डीएमयू क्या था? ऐसा कुछ कर्व था क्या? दिस वॉज द कर्व, याद है क्या? ये जो हाईएस्ट पॉइंट था इसको क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, सैचुरेशन पॉइंट, राइट? अ कंज्यूमर ट्राइज टू मैक्सिमाइज हिज सैटिस्फैक्शन। करेक्ट। अब सुनो, यहां पर है, आई विल राइट, मैं यहां पर सैटिस्फैक्शन लिखती हूँ। ठीक है, सो सैटिस्फैक्शन 10। सैटिस्फैक्शन को हम गिन सकते हैं क्या? यूनिट्स में, केजीज में, लीटर्स में? नहीं ना, ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तो सैटिस्फैक्शन इज 10, 20, 30, 40। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल है। अब मुझे ना आज पार्ले जी बिस्किट खाने की बड़ी इच्छा हो रही है। ठीक है, सो आई परचेज द पैकेट। जब मैंने फर्स्ट बिस्किट खाया ना तो मेरा सैटिस्फैक्शन लेवल इतना था। फिर मैंने सेकेंड खाया तो और बढ़ गया, थर्ड खाया तो और बढ़ गया, फोर्थ खाया तो और सैटिस्फैक्शन बढ़ गया। बट अल्टीमेटली तो वो कम होता जाएगा। इफ आई हैव 10 बिस्किट्स एट अ टाइम, क्या जब मैं 11th बिस्किट खाऊंगी क्या मेरा सैटिस्फैक्शन उतना ही रहेगा? फिर मैं बोर हो जाऊंगी। दिस इज कॉल्ड एज रैशनल जजमेंट, राइट? So when you keep on having the same product again and again, there comes a level of saturation where ultimately you start feeling boredom from that product. ठीक है, तो जो आपको फर्स्ट यूनिट से मिला है that level of satisfaction, then that will eventually decrease, right? This is called, ये जब आपने लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ा होगा उसमें इंट्रोडक्शन में ये वर्ड होगा, रैशनल जजमेंट। ठीक है, तो दिस इज नॉट ओनली विथ मी, ये अगर आप भी करोगे तो आपको भी सेम फीलिंग आएगी, राइट? So you should be able to frame this. So 2 टेस्ट कौन से हैं? फर्स्ट क्या है? He should be capable of understanding the terms of the agreement, और फिर वो rational judgment उसको आना चाहिए करना। These are the 2 tests. अगर ये दोनों टेस्ट क्लियर होता है so he will be called as a person of sound mind. ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है। अब this is important, point 1 and point 2. ठीक है, a person who is usually of unsound mind, अंडरलाइन करो, usually unsound mind मतलब क्या? आधे से ज्यादा बार वो पागल रहता है, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड यूजुअली? मोस्टली, राइट? तो आधे से ज्यादा टाइम तो वो पागल ही रहता है। बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड मतलब रेयरली ही इज ऑफ साउंड माइंड, राइट? तो मैं क्या कहूंगी, सपोज अगर ये स्केल है तो ये जो मैंने सर्कल्स बनाए हैं इसमें वो अनसाउंड माइंड रहता है, तो मतलब ज्यादा तो वो पागल ही है। और जहां पर मैंने सर्कल्स नहीं बनाए हैं दोस टाइम्स ही इज साउंड माइंड,
ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ, ये जो एरिया है इसको हम क्या कहेंगे, साउंड माइंड, राइट। और ये सारी जो एरिया है इसमें वो हमेशा पागल ही रहता है। ठीक है, आगे देखो क्या लिखा है, देन ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकता है, इस ड्यूरेशन में, इस ड्यूरेशन में, राइट। क्या लिखा है, ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड, करेक्ट। एग्जाम्पल पढ़ो क्या लिखा है, a person in a lunatic asylum can contract when he is of sound mind। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब बना सकता है, जब वो साउंड माइंड का है, सिर्फ तभी बना सकता है। ठीक है, रीड द सेकेंड पॉइंट, देखो कनेक्ट हो रहा है क्या। क्या लिखा है, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड, मतलब नॉर्मली ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, तो दिस इज द एरिया जहां पर वो साउंड माइंड है, करेक्ट। यूजुअली इज ऑफ साउंड माइंड मतलब आधे से ज्यादा बार ठीक रहता है, बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड, है ना, बहुत रेयरली पागल होता है ना, बहुत रेयरली अनसाउंड माइंड का होता है, विच इज दिस एरिया। तो इसमें क्या लिखा है, ही कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट ओनली व्हेन ही कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब नहीं बनाएगा, जब वो अनसाउंड माइंड है। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनाएगा, व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। दोनों चीज सेम ही है, राइट। रीड द एग्जाम्पल, क्या लिखा है, अ सेन मैन हु इज कंप्लीटली ड्रंक and cannot understand the terms cannot contract, right। जब उसको टर्म्स समझ ही नहीं आ रहे हैं तो उसने फर्स्ट टेस्ट को फेल कर लिया। फर्स्ट टेस्ट क्या था, अंडरस्टैंडिंग द टर्म्स, राइट। यहाँ पर कैन ही अंडरस्टैंड द टर्म्स, नो, व्हाई, बिकॉज ही इज ड्रंक। सो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है इन ड्रंकन स्टेट, द आंसर इज नो, राइट। रीड द 2 points अगेन। डन। चलो अब यहाँ पर कुछ, देर आर 4 टाइप्स ऑफ पीपल विच आर ऑफ व्हाट, अनसाउंड माइंड। ठीक है, फर्स्ट देखो लुनाटिक। नाउ हु इज अ लुनाटिक, a lunatic is a person who is mentally deranged due to some mental strain or other personal experience। ठीक है, he suffers from intermittent intervals of sanity and insanity। मतलब क्या, कभी कभी वो सेन रहता है, कभी कभी वो इंसेन रहता है ना। So because of any reason, mental strain or personal experience, he may have lucid intervals of sanity and can enter into contracts during the period of sound mind। तो वो कॉन्ट्रैक्ट कब बनाएगा, when he is of sound mind। ठीक है, बहुत रिपीटेटिव है। ओके, जो सेकेंड पैराग्राफ लिखा है, when the property to enter into a contracts even during lucid intervals of sanity। मतलब क्या, जब उसकी कोई लोनेटिक की अगर कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो इन लोगों के सुपरविजन में है, कमिटी या कोर्ट ऑफ वर्ड्स, अगर इसकी प्रॉपर्टी ये लोगों के सुपरविजन में, इसके अंडर में है, ठीक है, तो ये लोनेटिक तभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है, इवन ड्यूरिंग व्हेन ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, यूजुअली कब कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा, जब वो साउंड माइंड का रहेगा। पर अगर इसकी कोई प्रॉपर्टी है जो इन लोगों के अंडर में है ना, तो भी ही कैन नेवर मेक अ कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ ही इज ऑफ साउंड माइंड। ठीक है, क्या लिखा है, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इवन ड्यूरिंग लूसिड इंटरवल्स ऑफ सैनिटी। मतलब अगर वो साउंड माइंड का है तभी भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, क्यों, बिकॉज इसकी जो प्रॉपर्टी है वो इन लोगों के अंडर में है फॉर सुपरविजन पर्पसेस। ठीक है, अब हमको डिटेल में नहीं जाना है कि क्यों है, सुपरविजन दिया है तो
इवन आई एम नॉट अवेयर ऑफ द रीजन, ठीक है। तो ये नहीं आता यूजली, दैट इज आई एम सेइंग जस्ट फॉर रीडिंग। चलो लेट्स सी हु इज एन इडियट। An idiot is a person who has completely lost his mental powers. Completely. Okay. He does not exhibit understanding of even ordinary matters. मतलब उसको जो नॉर्मल चीजें हैं वो भी समझ नहीं आ रही हैं, राइट। ही इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इवन द ऑर्डिनरी मैटर्स। देखो क्या लिखा है, नेक्स्ट लाइन अंडरलाइन करो। एन अग्रीमेंट विथ एन इडियट इज लाइक दैट ऑफ अ माइनर विच इज वॉइड। तो माइनर के साथ जो अग्रीमेंट होता है वो तो वॉइड होता है, तो अगर आपने कोई इडियट के साथ अग्रीमेंट बनाया तो वो भी वॉइड होगा, ठीक है। कम टू द नेक्स्ट वन, ड्रंकन पर्सन और इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। He suffers from temporary incapacity to contract, ठीक है। At the time when he is drunk, he is incapable of forming a rational judgment, right? अगर वो drunken state में है तो वो rational judgment बना पाएगा क्या? नहीं, obviously not, right? So when he is drunk, he is incapable. Underline the word incapable of forming a rational judgment. क्या लिखा है नेक्स्ट? द पोजिशन ऑफ अ ड्रंकन पर्सन इज सिमिलर टू दैट ऑफ अ लुनाटिक। जो उसकी पोजिशन रहेगी, जो लुनाटिक की पोजिशन है वही इसकी भी पोजिशन रहेगी, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज हिप्नोटिज्म। ये क्या होता है? दिस प्रोड्यूसेस टेम्पररी इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट टिल द पर्सन इज अंडर द इम्पैक्ट ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूस्ड स्लीप। तो जब हिप्नोटिज्म करते हो, सो द पर्सन फॉल्स अस्लीप, तब तक ही कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या लिखा है? टिल द पर्सन इज अंडर स्लीप, राइट। जब तक उसके अंदर, उसके ऊपर वो हिप्नोटिज्म का इफेक्ट रहेगा तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। इसलिए यहाँ पर लिखा क्या है? टेम्पररी इनकैपेसिटी। परमानेंट इनकैपेसिटी लिखा है क्या? नहीं, इट इज रिटन टेम्पररी इनकैपेसिटी। हिप्नोटिज्म आप किसी के ऊपर करोगे तो वो परमानेंटली चलेगा क्या? नहीं, फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इट इज रिटन टेम्पररी इनकैपेसिटी, ठीक है। सो दीज आर द पीपल हु आर कॉल्ड एज पीपल ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ठीक है। अब देखो, अगर ये लोग फिर भी अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या रहेगा? फर्स्ट देखो, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कहलाएगा, ऑब्वियस सी बात है। सेकंड देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट इन लोगों के बेनिफिट में है तो वो वैलिड होगा। देखो कभी कभी क्या होता है, सपोज देयर इज अ पर्सन, ओके, और उसने मुझे, he has made me drunk, he has made me drink some things, ठीक है। अब वो क्या सोचता है, इफ शी ड्रिंक्स तो वो एकदम होश में नहीं रहेगी, और जब वो होश में नहीं रहेगी, आई विल मेक हर साइन दोस पेपर्स, है ना, सपोज माय प्रॉपर्टी पेपर्स कि मैं उसके नाम पर कर रही हूँ, ठीक है। ये किसके बेनिफिट में होगा? उसके बेनिफिट में। मेरे बेनिफिट में होगा क्या? नहीं। पर अगर ऐसे कोई अग्रीमेंट्स हैं जो मुझे बेनिफिट दे रहे हैं तो वो वैलिड कहलाएंगे। Even if I have entered into a contract when I am in a drunken state, or when I'm an idiot, or when I'm a lunatic person, अगर जो कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है अगर वो मेरे बेनिफिट में होता है, then that will be a valid। किसके बेनिफिट में हो रहा है? वैलिड ऑफ lunatic, idiot और drunken person, ठीक है। और लास्ट पढ़ो क्या लिखा है, लास्ट क्या होगा इफेक्ट? His property is always liable for necessaries supplied to him लाइक अ माइनर। ये कौन सा सेक्शन था नेसेसरीज वाला? सेक्शन 68, राइट। नेसेसरीज का पॉइंट आपने कहां पर पढ़ा है? यूनिट 6। और वो कौन सा ये था सब हेडिंग? कौन से? कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स, करेक्ट। तो बस वही बोल रहे हैं कि अगर इन लोगों को भी किसी ने पैसे दिए हैं तो देन दे विल बी लाइबल लाइक अ माइनर, ठीक है। ये पर्सनली लाइबल होंगे क्या? नहीं। अगर इनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी है तो वो प्रॉपर्टी में से उन लोगों को रीइंबर्स करेंगे, ठीक है। व्हाट आर नेसेसरीज? कल लिस्ट पढ़ी थी ना आपने, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, एजुकेशन, और क्या था? ट्रेनिंग, कोचिंग, मैरिज ऑफ फीमेल, लिखा था क्या ये सब? पढ़ लो एक बार वापस से पूरा ये। This point can come for 2 marks. Status of contract enter into by person of unsound mind. This can come
सिर्फ यही आ सकता है सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, तो इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो कि अगर इन लोगों ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो कॉन्ट्रैक्ट का स्टेटस क्या रहेगा। डन। चलो कम टू दिस थर्ड टॉपिक, पर्सन हु आर डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग, मतलब जिसके साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो वो कौन से लोग हैं। ठीक है, पढ़ लेते हैं इंट्रोडक्शन। लॉ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक from possible consequences of being cheated or being left with no legal remedies disqualifies some person, मतलब लॉ ही इन लोगों को डिस्क्वालीफाई कर देता है सो दैट आपके साथ चीटिंग ना हो। ठीक है, सपोजिटली अब फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ आई एम अ कन्विक्ट, मैं कन्विक्ट हूँ, ठीक है, तो आप मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हो। हु इज अ कन्विक्ट, विल सी दोस। तो ये लोग को ये क्या रिस्ट्रिक्ट किसने किया है, लॉ ने रिस्ट्रिक्ट किया है, डिस्क्वालीफाई कर लिया है। ठीक है, चलो हु आर दिस पर्सन, लेट अस सी। एलियन एनिमी, हु इज अ एलियन एनिमी, पता है क्या कौन होता है एलियन एनिमी? इफ टुडे इंडिया इज एट वॉर विथ से चाइना, ठीक है, तो चाइना में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे लिए कौन बन जाएंगे, एलियन एनिमी। ठीक है, चलो लेट्स सी व्हाट इज एन एलियन एनिमी। A person, sorry, an alien is a person who is not a subject of Republic of India. अच्छा, इसमें से भी कुछ नहीं आएगा, प्लेन रीडिंग है। ठीक है, he is called as an alien enemy when his country is at war with the Republic of India. ठीक है, तो अगर हमारा आज इंडिया का चाइना के साथ कोई वॉर है तो हम वहां के लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकते हैं बिकॉज दे बिकम एलियन एनिमीज फॉर अस। ठीक है, okay, now contracts with alien enemy can be studied under 2 heads। देखो फर्स्ट वाला contracts during the war, ठीक है, क्या लिखा है, during the continuance of war an alien enemy can neither contract with Indian subject nor he can sue in any Indian court। अगर वॉर चल रहा है ना, तो वॉर के जब सपोजिटली आज वॉर चालू हुआ, ठीक है, और 2 दिन हो गए, तो वॉर तो ऐसे 2-3 दिन में खत्म नहीं होगा, इट विल कंटिन्यू। तो सपोजिटली वॉर चल ही रहा है, ठीक है, उस वक्त कैन यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन पर्सन? आंसर इज नो। क्या लिखा है, एन एलियन एनिमी कैन नीदर कॉन्ट्रैक्ट विद इंडियन नॉर कैन स्यू हिम एनी इंडियन कोर्ट। कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बना सकते तो स्यू तो दूर की बात है, राइट। ये कब की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, मतलब वॉर चल रहा है उस वक्त नीदर यू कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद एन इंडियन पर्सन नॉर यू कैन स्यू हिम इन एन इंडियन कोर्ट। ठीक है, ये कब की बात है, ड्यूरिंग द वॉर। दिस इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 देखो, कॉन्ट्रैक्ट्स मेड बिफोर द वॉर। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वॉर स्टार्ट होने से पहले ही बन चुके थे। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट वॉर चालू होने से पहले ही बन चुके थे। वर्ड क्या लिखा है, बिफोर। क्या लिखा है इसमें, देखो पढ़ो, कॉन्ट्रैक्ट्स विच आर मेड बिफोर द वॉर में ईदर बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। मतलब क्या आप उसको फिर होल्ड पर रख दोगे, क्योंकि जब हमने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था हमको पता था क्या कि हमारी दोनों कंट्रीज वॉर करेंगी, नहीं, सो वो सस्पेंड हो जाती है फॉर टेम्पररी या तो परमानेंटली डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो बस इतना ही अंडरलाइन करो, मैं ईदर बी सस्पेंडेड और डिसॉल्व। ठीक है, बस इतना ही काफी है, डोंट गो इनटू द डिटेलिंग पार्ट, ये आएगा नहीं, बट स्टिल आई एम रीडिंग दिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो, अब कौन से और लोग हैं जो डिस्क्वालिफाइड हैं, फॉरेन सॉवरेन, डिप्लोमेटिक स्टाफ, accredited representatives of foreign state। ठीक है, okay, they have some special privileges and generally cannot be sued unless they submit to the jurisdiction of Indian law of the courts। देखो ये लोग जो है ना, फॉरेन सोवरेन वगैरह, जैसे एम्बेसीज होती हैं, है ना, उसमें हर कंट्री में एम्बेसी होती है, राइट, सो यू कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू कि ये सिर्फ सब हेडिंग लर्न कर लो, that's it, do not read the content। ठीक है, दिस इज द सेकेंड पर्सन। थर्ड देखो कौन है, जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब आपने ओसीएम में पढ़ा है क्या, ये कंपनी कैन ऑल्सो एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो बस कंपनी साइन कर सकती है क्या, कैन कंपनी साइन, ऑब्वियसली नॉट। तो क्या होता है, कॉमन सील, राइट। अच्छा, बट यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा है,
जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम पढ़ क्या रहे हैं, पर्सन हुआ डिस्क्वालिफाइड, तो डिस्क्वालिफाइड में कंपनी का नाम आना चाहिए क्या, इस कंपनी डिस्क्वालिफाइड, कंपनी तो एंटर कर सकती है ना कॉन्ट्रैक्ट में, सो व्हाट व्हाई डू यू थिंक इसका डिस्क्वालिफिकेशन में नाम आ रहा है। हमने तो पढ़ा है कि कंपनी कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, बट कॉन्ट्रैक्ट में कंपनी खुद एक चलता फिरता इंसान है क्या, इट इज एन आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, ये भी पढ़ा है आपने। चलो लेट अस रीड कि व्हाई ऐसा क्यों दिया हुआ है। Okay, a corporation is an artificial person which is created by law. We already know this. ठीक है. It may come into existence by special act or legislature or registration under Companies Act 1956. I think ये भी पढ़ा होगा आपने, Companies Act 1956. ठीक है. फिर और क्या इसमें important है, यहाँ से पढ़ो. Its contractual capacity is regulated by the terms of MOA and the provisions of Companies Act. If it exceeds its powers from its object clause, it is ultra virus. What is the meaning of ultra virus? Ultra virus and void. ठीक है, let's take an example यहाँ पर. Supposedly जो कंपनी का MOA है, MOA पढ़ा है आपने, what is MOA? Memorandum of Association. ये था क्या? That MOA is the charter document of the company. Okay, I'll tell you what is MOA. MOA में ना क्या लिखा होता है, एक ये डॉक्यूमेंट होता है कंपनी का, ठीक है, MOA, जिसमें पावर्स लिखे होते हैं कि कंपनी के क्या क्या पावर्स हैं, ठीक है. तो यहाँ पर ये जो कंपनी की बात कर रही हूँ मैं, XYZ लिमिटेड, इसमें पावर्स लिखे हैं कि कंपनी कैन टेक अ लोन ऑफ ₹50 lakhs. ओके, कंपनी कैन टेक अ लोन अप टू ₹50 lakhs फ्रॉम एनी बैंक और फ्रॉम एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो यहाँ पर पावर्स कितना है कंपनी के पास कि वो 50 lakhs तक लोन ले सकती है, राइट. ओके, उसके ऊपर अगर कंपनी को लेना है तो वो नहीं ले सकती है, ठीक है. अब कैन आई से द पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड टू 50 lakhs. तो अगर आपने अपने ये कंपनी ने अपने पावर्स को एक्सीड किया और 55 लाख का लोन ले लिया तो चलेगा क्या, तो इसलिए यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है दैट इफ इट एक्सीड्स इट्स पावर्स कैन इट कॉन्ट्रैक्ट, द आंसर इज नो. तो अगर उसको 51 लाख का भी लोन लेना है तो ले सकती है क्या, नहीं, तो वो डिस्क्वालीफाई मानी जाएगी, ठीक है. अब पढ़ो वापस से क्या लिखा है, इफ इट एक्सीड्स, तो अब एक्सीड्स का मतलब समझाए, अगर कंपनी के पास पावर सिर्फ 50 लाख लोन लेने का है, पर वो अगर एक्सीड करती है, अगर 52 लाख का लोन लेती है, तो वो क्या किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है, द आंसर इज नो. व्हाई, बिकॉज इफ इट इज एक्सीडिंग द पावर्स व्हिच आर गिवन इन MOA, ठीक है. आगे देखो क्या लिखा है, इफ इट एक्सीड्स इट्स पावर्स, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को अल्ट्रा वायरस माना जाएगा. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्ट्रा वायरस, देखो ब्रैकेट में क्या लिखा है, बियॉन्ड वंस पावर. गेटिंग दिस, व्हाट इज द मीनिंग, मतलब आपके पास जो पावर्स हैं आपने उसको मिसयूज करके आपने और एक्सटेंड कर लिया. पावर सिर्फ 50 लाख का था, आपने 52 लाख का लोन लिया, तो चलेगा क्या, नहीं. दिस इज अल्ट्रा वायरस एंड इट इज वॉइड, ठीक है. अब आगे पढ़ो क्या लिखा है, फर्दर इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पर्सनल नेचर, राइट. कंपनी किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है क्या, दैट आई विल मैरी यू, नहीं. दिस बिकम्स पर्सनल नेचर. इज कंपनी अ ह्यूमन बीइंग, is it a living person, it is an artificial person. So can company enter into a contract which is of personal nature, the answer is no. इसलिए इसको डिस्क्वालिफिकेशन में माना गया है. तो इसके इधर दो रीजंस हैं, दो रीजंस के वजह से इसको डिस्क्वालिफाई किया गया है. which are the two reasons? Firstly, if it exceeds its powers, correct. इसका मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है, अगर वो अपने पावर्स को एक्सीड कर देती है तो वो डिस्क्वालिफाई मानी जाएगी, और ये पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बना सकती है, पर्सनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है. ये दो रीजंस हैं, टू रीजंस, दीज आर द टू रीजंस व्हाई कंपनी इज डिस्क्वालिफाइड. बट अगर मैं आपसे पूछूं, यूजुअली तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बना सकती है ना, है ना, सिर्फ ये दो केसेस में वो डिस्क्वालिफाई मानी जाएगी. Yeah, it can contract when it acts within its powers. These are the only two cases where it will be considered to be disqualified. In other cases, so of course it will be it is supposed to qualify.
ठीक है। नेक्स्ट पर्सन देखो, इंसॉल्वेंट। पढ़ लो इंसॉल्वेंट क्या लिखा है। अच्छा, इंसॉल्वेंट कौन होता है? अकाउंट्स में पढ़ा है क्या आपने? हु इज एन इंसॉल्वेंट? यस, हु इज एन इंसॉल्वेंट? जिसके लाइबिलिटीज ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू इट्स असेट्स। ठीक है, देखो क्या लिखा है। व्हेन अ डेटर इज adjudged insolvent, his property vests with the official receiver. As such, the insolvent is deprived of his powers to deal in that property. Okay, अब ये जो इंसॉल्वेंट की जो भी गिनी चुनी प्रॉपर्टी होगी वो ऑफिशियल रिसीवर के पास चली जाती है। अब वो डिसाइड करता है। ठीक है, it is only the official receiver who can enter into a contract relating to his property and sue and so who's an insolvent? We have already seen, and it is only the official receiver who can enter into a contract relating to his property. तो अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा तो कौन बनाएगा? उसका ऑफिशियल रिसीवर। वो खुद नहीं बना सकता है, राइट? बिकॉज ही इज एन इंस्टॉलमेंट। एंड द लास्ट वन इज अ कन्विक्ट। नाउ हु इज अ कन्विक्ट? देखो, अ कन्विक्ट इज द वन हु इज फाउंड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अ क्राइम and has been imprisoned. Underline करो, he has been imprisoned. तो अब ये जो नेक्स्ट लाइन लिखी है, अ कन्विक्ट व्हेन ही इज अंडरगोइंग इम्प्रिजनमेंट इज इनकेपेबल, मतलब जब उसका इम्प्रिजनमेंट चल रहा है इज इनकेपेबल। ठीक है, दिस इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड व्हेन द पीरियड ऑफ सेंटेंस एक्सपायर्स और व्हेन ही इज पार्डेड, मतलब जब वो जेल से बाहर आ जाएगा वो वापस कंपिटेंट बन जाएगा, पर जब तक वो जेल के अंदर में, जब तक वो इम्प्रिजेंट है तब तक ही कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, क्या लिखा है? ये जो उसकी अभी इनकैपेसिटी हो गई है, this will come to an end when the period of sentence expires. अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सपोजिटली 1 मार्च को वो जेल से निकला। ठीक है, सो एट टाइम्स ऐसा भी डिसीजन पास किया जाता है कि जिस दिन वो जेल से निकलता है उसके 6 महीने तक भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता है। तो जैसे ही ये वाले 6 महीने भी एक्सपायर होंगे उसके बाद ही कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, एट टाइम्स ऐसा भी कोर्ट डिसीजन पास करता है। ठीक है, दैट इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द सेंटेंस यू स्टिल हैव टू वेट फॉर 6 to 8 months, उसके बाद ओनली यू कैन एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, so these are the people who are disqualified from contracting. जस्ट एक बार, बस 2 बार पढ़ के निकाल देना, बाकी as such नीड तो नहीं है। ओके, ओके, अब ना जस्ट क्विकली विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। ठीक है, नाउ यू रिमेंबर, ये आप एक बार ये देख लो, सिनॉप्सिस देख लो। मैंने कितना ओके, सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड, ये इंट्रोडक्शन हो गया और ये सब हो गए, राइट? मेजर साउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड। ओके, नाउ इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड यू कि अगर ये 5 चीजों में से कोई एक चीज भी प्रेजेंट होती है तो क्या माना जाता है कि उसका फ्री कंसेंट नहीं है, राइट? फिर वो कोर्जन हो, अंडू इन्फ्लुएंस हो, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंट या मिस्टेक। ओके, बट बिफोर गोइंग टू दीज टॉपिक्स वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फ्री कंसेंट। कंसेंट तो हमें पता है, व्हाट इज फ्री कंसेंट? वील जस्ट क्विकली रीड नाउ। कोर्जन जो हम फर्स्ट है, दैट विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। कल आपका टेस्ट है, टुमारो इज 5th, so I'll just I'll send the PDF on the group. ठीक है, चलो let us see what is free consent. अच्छा, डेफिनेशन ऑफ कंसेंट यहाँ पर लिखा है, डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट यहाँ नीचे है। ठीक है, सिर्फ अगेन रीडिंग पार्ट। पार्टीज आर सेड टू हैव कंसेंटेड व्हेन दे नॉट ओनली अग्री अपॉन द सेम थिंग बट ऑल्सो अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। मतलब सेम थिंग प्लस सेम सेंस इज इक्वल टू कंसेंट। मतलब क्या? अगर मैं आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूं,
ओके, सो व्हाट डिड आई से, अगर आज मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाती हूँ, ठीक है, दैट आई एम रेडी टू सेल यू माई कार, रेडी टू सेल यू माई BMW कार, ठीक है, तो आपको भी यही पता होना चाहिए दैट यू आर परचेसिंग BMW कार, है ना। सो सेम थिंग इन द सेम सेंस, है ना। तो हम दोनों के जो माइंड्स हैं दोज शुड मैच। यू ऑल्सो नो व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर, मुझे भी पता होना चाहिए कि मैं क्या बेच रही हूँ। अगर मैं आपको सिर्फ इतना बोल रही हूँ दैट आई एम रेडी टू सेल यू वन ऑफ माई कार्स, तो आपको पता चलेगा क्या कौन सी कार, नहीं, मेरे पास हो सकती है 10 कार हो, बट डू यू नो दैट आई एम स्पीकिंग ऑफ विच कार, नहीं। सो यू हैव टू मेंशन द सब्जेक्ट मैटर क्लियरली, ठीक है। तो कंसेंट का मतलब क्या होता है, बोथ पार्टीज शुड कंसेंट दैट दे अग्री नॉट ओनली फॉर द सेम थिंग, सब्जेक्ट मैटर ही नहीं, बट ऑल्सो इन द सेम सेंस। देखो सेम थिंग का मतलब क्या है, इट मस्ट बी अंडरस्टूड दैट द होल कंटेंट ऑफ द अग्रीमेंट, when parties to a contract make some error as to the nature of transaction or as to the person dealt with or to the subject matter, it cannot be said that they have agreed upon the same thing. मतलब आपको लग रहा है that I am selling you nano, okay, but I'm actually selling you BMW, ठीक है। तो हम दोनों जो सोच रहे हैं that is not same, right? तो यहाँ पर एक error है, it is a fundamental error. You think that you are purchasing some car, I think that I'm selling you some other car. तो यहाँ पर is there same sense, is it the same thing? The answer is no, ठीक है, हम दोनों अलग अलग चीजें सोच रहे हैं। If they do not agree in the same sense, there cannot be consent, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि you know if you feel some other thing and if I feel that I am selling you some other thing, तो यहाँ पर same thing भी नहीं है, सेम सेंस भी नहीं है, तो कंसेंट कहां से अराइज होगा, राइट। इफ टू पर्सन एंटर इनटू an apparent contract concerning a particular person or ship and it turns out that each of them misled by similarity of name had a different person or a different ship in his mind, no contract would exist, right। मुझे लग रहा है कि कोई अलग इंसान है, आपको लग रहा है कि कोई अलग इंसान है, यहाँ पर शिप का एग्जाम्पल दिया हुआ है। सो वी बोथ आर मिसलेड, राइट, आपको कुछ अलग चीज लगती है, मुझे कुछ अलग चीज लगती है। सो वी बोथ आर मिसलेड। ओके, नेक्स्ट लाइन में देखो, यहां से अंडरलाइन करो अगेन, एम्बिग्विटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बिग्विटी? एम्बिग्विटी का मतलब क्या होता है? राइट डाउन, कंफ्यूजन। एम्बिग्विटी इन द टर्म्स or error as to the nature of transaction may prevent formation of any contract। मतलब अगर इतना कंफ्यूजन है, अगर देयर इज सो मच ऑफ अनसर्टेनिटी, तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ही नहीं होगा, ठीक है। रीड इट अगेन, एम्बिग्विटी इन द टर्म्स और एरर may prevent formation of any contract, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखो, इन केस ऑफ फंडामेंटल एरर there is no real consent, whereas in case of mistake there is no real consent, there is really no consent and in case of mistake there is no real consent। mistake का छोड़ दो, mistake last point है, that means study over there, बस इतना ही अंडरलाइन करो, in case of fundamental error there is really no consent। मतलब जहां पर एरर आ गया, जहां पर आपको कोई अलग चीज लगती है, मुझे कोई अलग चीज लगती है, तो वहां पर एज सच कोई कंसेंट है ही नहीं, ठीक है। ओके, नाउ कम टू द डेफिनेशन ऑफ फ्री कंसेंट। फर्स्ट लाइन देखो इंपॉर्टेंट है, कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय। नॉट कॉज्ड बाय को अंडरलाइन करो। मैंने आपको क्या कहा, अगर ये पांचों चीजों में से कोई एक चीज भी हो जाती है तो क्या कंसेंट फ्री होगा? आंसर इज नो, ठीक है। तो अगर ये पांच चीजें कौन सी, कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन या मिस्टेक, अगर ये पांचों चीज में से कोई एक चीज भी प्रेजेंट है तो क्या कंसेंट फ्री कंसेंट होगा? द आंसर इज नो, ठीक है। चलो, फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ कोर्जन। अब ये हर पॉइंट को एक एक दिन लगेगा, ठीक है। कोर्जन आई थिंक छोटा ही है, तो शायद दूसरा भी वी कैन स्टार्ट विथ।
चलो